हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 14 नवंबर का थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों। 14 नवंबर थर्ड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा वो 100% बिल्कुल रियल होंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चंस पूछा गया था, मृणालिनी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो देखिए, मृणालिनी साराभाई का संबंध भरतनाट्यम से है। किससे है? भरतनाट्यम। मृणालिनी साराभाई के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, उन्हें जान लीजिए, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मृणालिनी साराभाई एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना और कोरियोग्राफर थी। ये आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। इन्होंने प्रसिद्ध वैज्ञानिक विक्रम साराभाई से शादी की थी। मृणालिनी साराभाई पद्मश्री 1965 और पद्म भूषण 1992 की प्राप्तकर्ता थीं। उन्हें वर्ष 1994 में नई दिल्ली में प्रतिष्ठित संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से भी सम्मानित किया गया था। नृत्य के क्षेत्र में उनका सबसे बड़ा योगदान 1949 में अहमदाबाद में अपने पति के साथ स्थापित किया गया डारपाना अकादमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। परीक्षा में कुछ भी पूछा जा सकता है, कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन से पूछा गया था, हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है। देखिए, हाई कोर्ट जो है ना, ये अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करता है। अब अनुच्छेद हैं, उनके और विवरण हैं, जान लीजिए। अगर हम बात करें अनुच्छेद 131 की, तो अनुच्छेद 131 में सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार का विवरण है। अनुच्छेद 32 में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र का विवरण है। अनुच्छेद 143 में क्या है वो भी जान लीजिए, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति का विवरण है। अनुच्छेद 226 में क्या है? प्रदेश रिट जारी करने के लिए उच्च न्यायालयों की शक्तियां। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अनुच्छेद से लगभग हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अगर आपका किसी भी शिफ्ट में एग्जाम लगा हुआ है तो अनुच्छेद अच्छे से पढ़कर जाइएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो देखिए, हरिप्रसाद चौरसिया जो है ना, ये बांसुरी वादक हैं। कौन है ये? बांसुरी वादक। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया की अगर हम बात करें, तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया भारत के एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक थे। पंडित हरिप्रसाद का जन्म 1 जुलाई 1938 को इलाहाबाद में हुआ था। तो इनका जन्म कहां पर हुआ था? वर्ष 1938 में इलाहाबाद। सन 2000 में पंडित हरिप्रसाद चौरसिया को भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इन्हें पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था? सन 2000 में। भारत में अन्य प्रमुख बांसुरी वादक हैं, कौन कौन है? एन लीला, पन्नालाल घोष, राजेंद्र प्रसाद, वी कुंजामणि। तो ये जो हैं सभी ये बांसुरी वादक हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। पंडित रविशंकर, ये जो है ना सितार वादक हैं। और उस हुसैन अहमद खान, ये शहनाई वादक हैं। अमजद अली खान, ये सरोद वादक हैं। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, सेशन अगर पसंद आ रहा हो तो सेशन को लाइक कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हैं। मेहनत बहुत करता हूँ मैं आप लोगों के लिए, सिर्फ और सिर्फ मैं आप लोगों से 1 लाइक की उम्मीद करता हूँ, बाकी मैं आप लोगों से कुछ भी नहीं मांगता हूँ। शेयर भी कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है। देखिए, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है ना, ये दक्षिण अफ्रीका से ली गई। कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से। भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई थी, तो ये आपको पता ही हो गया। अनुच्छेद 368 संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उस शक्ति के प्रयोग पर संविधान में संशोधन किया जाएगा। 1950 में ही इसकी स्थापना के दौरान इसे संविधान में जोड़ा गया था। एक और सुविधा दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, वह राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है। देखिए, द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है ना, कोच को प्रदान किया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत जो है
1985 में हुई थी। द्रोणाचार्य खेल कोचिंग में उत्कृष्टता के लिए भारत सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। ये किसके द्वारा दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार? भारत सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है। और द्रोणाचार्य पुरस्कार में 1 पदक, 1 प्रमाण पत्र और 15 लाख रुपए आजीवन और 10 लाख नियमित का नगद पुरस्कार शामिल है। खेलों में उत्कृष्टता को पहचानने और पुरस्कृत करने के लिए हर साल राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। कुछ प्रसिद्ध पुरस्कार हैं जैसे कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, द्रोणाचार्य पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, मौलाना अबुल कलाम आजाद माका ट्रॉफी। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सूर्य से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। देखिए सूर्य से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? विटामिन डी। विटामिन डी सूर्य की किरणों से प्राप्त किया जाता है। जब मानव त्वचा का संपर्क सूर्य की किरणों से होता है तो इससे त्वचा को विटामिन डी मिलता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। और अल्ट्रा वायलेट वी यूवीवी सूर्य किरणों का हिस्सा है जो मनुष्यों के लिए महत्वपूर्ण है। एक बात आपको और ध्यान रखना है कि वेरी मुख्यतः विटामिन वी की पोषकता की कमी के कारण होता। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अब देखिए किस विटामिन का रासायनिक नाम क्या होगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन V1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन विटामिन। B2 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन विटामिन। V3 का रासायनिक नाम क्या है? V3 का इसका रासायनिक नाम है नियासिन विटामिन। V5 का पैथोथेनिक एसिड विटामिन। और V7 का बायोटिन हो जाएगा। विटामिन C का एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। और विटामिन D का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, सेबी अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष से संबंधित है? सेबी अधिनियम वर्ष 1992 से संबंधित। किससे संबंधित है? 1992 से। सेबी देखिए सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड है। यह भारतीय प्रतिभूति बाजार का नियामक है और वर्ष 1988 में स्थापित किया गया। यह कब स्थापित किया गया था? वर्ष 1988 में। इसे 30 जनवरी 1992 को सेबी अधिनियम 1992 के माध्यम से शब्दादी शक्तियां प्रदान की गईं। इस प्रकार यह एक शब्दादी निकाय बन गया था। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि लॉक वॉक टू फ्रीडम ये किसकी पुस्तक है? तो लॉक वॉक टू फ्रीडम जो है ना, ये नेशनल मंडेला की पुस्तक है। किसकी है? नेशनल मंडेला। देखिए नेशनल मंडेला को दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है। उन्हें दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद विरोधी आंदोलन के लिए जाना जाता है। उन्होंने 1949 से 1999 तक दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। भारत ने उन्हें 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया था और पाकिस्तान ने उन्हें 1992 में निशान-ए-पाकिस्तान से सम्मानित किया। 1993 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जो है ना, ये 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष 2 शब्द थे जो 1976 में 42वें संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए थे। भारत का पहले का विवरण सप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में प्रथम स्थान पर कौन रहा? खेलो इंडिया यूथ गेम्स में प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र रहा है। कौन रहा है? महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि क्रिप्स मिशन का संबंध किस वर्ष से है? क्रिप्स मिशन का संबंध वर्ष 1942 से। वर्ष 1942। हम बात करें क्रिप्स मिशन की। देखिए क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था। स्टेफोर्ड क्रिप्स ब्रिटेन में विंस्टन चर्चिल की गठबंधन सरकार में श्रम मंत्री थे। ये आपको ध्यान रखना है। और क्रिप्स मिशन 22 मार्च से 11 अप्रैल 1942 तक भारत आया। इसका उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में वेड्स युद्ध के लिए भारतीय सहयोग प्राप्त करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन कहाँ मिलता है? तो महात्मा बुद्ध के उपदेशों का जो संकलन है ना, ये त्रिपिटक में मिलता है। कहाँ मिलता है? त्रिपिटक। बुद्ध के उपदेशों को उनके शिष्यों ने संकलित किया था।
और उन्हें त्रिपिटक के रूप में जाना जाता है। उन्हें सुत्त पिटक और अधिगम पिटक और विनय पिटक कहा जाता है। त्रिपिटक पाली भाषा में लिखा गया है, यह भी आपको ध्यान रखना है। और सुत्त पिटक बुद्ध के धम्म की शिक्षाओं से संबंधित है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, वर्ष 2001 की तुलना में 2011 में हिंदुत्व वृद्धि दर क्या थी? कितनी थी? 17%। 2001 की तुलना में 2001 की तुलना में 2011 में भारत की आबादी 17.7% तक बढ़ गई थी। इस दौरान मुस्लिमों की आबादी सबसे ज्यादा करीब 25% तक बढ़ी थी, जबकि हिंदू 17% से कम बढ़े थे। इसी तरह ईसाइयों की आबादी 15.5%, सिख 8.4%, बौद्ध 6.1% और जैन 5.4% बढ़े थे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, किसकी आबादी कितनी बढ़ी थी। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, सिविल सर्विस अधिनियम का संबंध किस वर्ष से है? तो सिविल सर्विस अधिनियम का संबंध वर्ष 1892 से है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया गया? देखिए बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया था। और बौद्ध धर्म की पवित्र भाषा कौन सी है? पाली। प्राकृत जैन धर्म की पवित्र भाषा है, यह भी आपको ध्यान रखना है। और भारतीय उपमहाद्वीप मूल पाली एक मध्य आंग्ल आर्यन मरणोपरांत भाषा है, मरणोत्तर भाषा। यह मूल रूप से ब्राह्मी लिपि में लिखी गई थी। अब देखिए इसमें देखिए आंसर में प्राकृत भाषा लिखा है और उसमें पाली भाषा लिखा है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया गया था। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, लोकसभा में एससी के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो लोकसभा में एससी के लिए कुल 84 सीटें आरक्षित हैं। लोकसभा के गठन के उद्देश्य से पूरे देश में 543 संसदीय क्षेत्रों में विभाजित किया गया था, जिनमें से प्रत्येक एक सदस्य का चुनाव करता है। कुछ सीटें लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए आरक्षित हैं। 2008 में परिसीमन आयोग द्वारा जारी आदेश के अनुसार 412 सामान्य हैं, जिसमें देखिए 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं। यह भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, संविधान का अंतिम व्याख्याकार कौन होता है? तो देखिए संविधान का अंतिम व्याख्याकार होता है सुप्रीम कोर्ट। कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय न्यायपालिका और भारत के सभी न्यायालयों का शीर्ष है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान का रक्षक और अंतिम व्याख्याकार है। न्याय समीक्षा भारतीय संविधान में मौजूद है, जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 13, 32, 131, 136, 226, 246 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी कानून की समीक्षा करने की शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अश्वघोष निम्न में से किसके दरबारी थे? देखिए अश्वघोष जो है ना, ये कनिष्क के दरबारी थे। किसके दरबारी थे? कनिष्क के। बात करें अश्वघोष की, तो देखिए अश्वघोष जो है ना, ये राजा कनिष्क के दरबारी कवि थे। कनिष्क का लगभग 1900 वर्ष पहले के अश्वघोष और अन्य बौद्ध विद्वानों ने अपना लेखन संस्कृत में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, साओ जोआओ फेस्टिवल का संबंध किस राज्य से है? तो साओ जोआओ फेस्टिवल का संबंध गोवा राज्य से है। किससे है? गोवा। साओ जाओ उत्सव गोवा में सेंट जॉन द बैप्टिस्ट की श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। एक क्वेश्चन देखिए 89वां संविधान संशोधन से एक क्वेश्चन पूछा गया था, इसके बारे में जान लेते हैं। संविधान का 89वां संशोधन 19 फरवरी 2023 को लागू हुआ। अनुसूचित जनजातियों को प्रदान किए गए विभिन्न सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए पूर्ववर्ती राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के विभाजन पर अनुच्छेद 338A के संविधान के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, किस मिशन के तहत भारत को डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा दिया गया है? क्रिप्स मिशन के तहत। किस मिशन के तहत? क्रिप्स मिशन के तहत। देखिए अगला क्वेश्चन जो था पूछा गया था कि धूमठ ये कहाँ स्थित है? देखिए धूमठ जो है ना, ये दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल। अगर हम धूमठ की बात करें तो ये दार्जिलिंग में स्थित है, तो आपको पता ही चल गया। दार्जिलिंग उत्तर पूर्व भारत का एक लोकप्रिय हिल स्टेशन पहाड़ी इलाका है और ये दार्जिलिंग चाय के लिए भी प्रसिद्ध है। तो चाय के लिए दार्जिलिंग प्रसिद्ध है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और भारत की सबसे ऊंची जो चोटी है ना, कंचनजंगा चोटी, ये दार्जिलिंग में स्पष्ट दिखाई देती है। ये कहाँ स्थित है? कंचनजंगा चोटी दार्जिलिंग में, ये भी आपको ध्यान रखना है।
आपको यह भी ध्यान रखना है कि क्रुसेओ का सफेद ऑर्किड की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। तो पेपर में अगर पूछा जाए कि क्रुसेओ का सफेद ऑर्किड की भूमि के नाम से किसे जाना जाता है, और यह सिलीगुड़ी दार्जिलिंग राजकुमार पर स्थित एक हिल स्टेशन है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है कहां पर स्थित है। और पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी शहर को गेटवे टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया, उत्तर पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, मानव के लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का सिद्धांत किसने दिया था? तो मानव के लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का सिद्धांत श्री नारायण गुरु ने दिया था। किसने दिया था? श्री नारायण गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, विजयदशमी के नाम से किस त्योहार को किस नाम से जानते हैं? विजयदशमी के नाम से दशहरा को जानते हैं। किसको जानते हैं? दशहरा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, एक क्वेश्चन खुराफात ने पूछ लिया, 2020-21-22 में सर्वाधिक समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित हुए थे? हिंदी भाषा में प्रकाशित हुए थे। खुराफात का क्वेश्चन पूछ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पद्मश्री से सम्मानित राम साहेब पांडे का संबंध किस नृत्य से है? पद्मश्री से सम्मानित राम साहेब पांडे का संबंध राई नृत्य से है। किससे है? राई नृत्य। राम साहेब पांडे जन्म 11 मार्च 1933, भारतीय राज्य मध्य प्रदेश में सागर के एक राज्य नर्तक हैं। राय के रूप में पढ़ा लिखा एक नृत्य पारंपरिक रूप से बेदिया समुदाय से संबंधित था, जो स्वयं देह व्यापार से जुड़ा था। राय का अर्थ सरसों के बीज से होता है। वर्ष 2022 में भारत सरकार ने राम साहेब पांडे को कला में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया था। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय जो है ना, अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत एवं उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, देखिए सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सर्वाधिक 2022 के सर्वाधिक साक्षर जिले कौन से हैं? राज्य कौन सा है? केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि मीन कैफ पुस्तक के लेखक कौन थे? देखिए मीन कैफ पुस्तक के लेखक थे एडोल्फ हिटलर। अगर हम एडोल्फ हिटलर की बात करें तो इसमें देखिए मैन कैफ एडोल्फ हिटलर द्वारा लिखित एक राजनीतिक घोषणा पत्र था। यह उनकी एकमात्र पूर्ण पुस्तक थी और यह पुस्तक जर्मनी के तीसरे राइक में राष्ट्रीय नाजीवाद की बाइबल बन गई। यह 1925 और 1927 में 2 संस्करणों में प्रकाशित हुई और 1930 में इसका एक संक्षिप्त संस्करण सामने आया। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।